चलिए पिछले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और जहाँ तक कि पिछले वीडियो में हम लोग मालूम था कि मानव परिसंचरण तंत्र स्टार्ट हो चुकी थी, और उसमें आपको बताया जा चुका था कि मानव का जो परिसंचरण तंत्र होता है वह तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक रक्त नलिकाएं और तीसरा हृदय। ठीक है। इसमें तीनों चीज से मिलकर के जो बनता है उसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, या फिर बोलेंगे इसको मानव परिसंचरण तंत्र। समझा ना? इस तरीके से। चलिए, सबसे पहला जो हम लोगों को देखना है इसमें वह है रक्त के बारे में। तो आज हम लोग लिखेंगे रक्त यानी ब्लड। समझ ना? तो रक्त इस तरह से हेडिंग दीजिए तो बढ़िया सब लोग रक्त के बारे में। देखिए, जो रक्त है, आप अगर इसको थोड़ा सा ना अच्छा से लैंग्वेज में समझना है ना, ये रक्त परिसंचरण तंत्र को, तो आप ऐसे मानिएगा, जैसे मानिए घर में मोटर जो होता है ना, मोटर जिसको हीटर बोलते हैं, तो वो मोटर मान लीजिए कि ऐसे मोटर है। ये मोटर हमने ले लिया ऐसे। ये मोटर क्या करता है कि धरती के नीचे से, इसका जो पाइप होता है, धरती के नीचे से जो, मान लीजिए धरती का ये पार्ट हो गया, और नीचे क्या है, पानी है इस तरह से। ये पानी है, इसको खींच करके वह पाइप के रास्ते, अगर देखिएगा ध्यान से, तो इस पाइप के रास्ते ना पानी को भेजने का काम करता है। मोटर यही काम करता है। तो अगर ध्यान से इसको देख पाएंगे तो आपको नजर आ रहा होगा, इसमें तीन चीज है। एक है मोटर वाला चीज, दूसरा हो गया पाइप, और तीसरा चीज है पाइप के अंदर का पानी। तीन चीज है कि नहीं है? और इससे क्या पूरा मोटर सिस्टम चल रहा है। जस्ट वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी है। हमारे बॉडी के अंदर भी अगर इसे देखा जाए तो एक पंपिंग मशीन है। पंपिंग मशीन है जिसका नाम है हृदय। सुना है ना? हृदय एक पंपिंग मशीन जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। दूसरा चीज है ब्लड वेसल्स, और तीसरा है आपका ब्लड। यानी ब्लड को आप जो है कंपेयर कीजिए, पानी से तुलना कीजिए, ब्लड वेसल्स को नली से, पाइप से तुलना कीजिए, और हार्ट को जो है मोटर से तुलना कीजिए। यही तीनों चीज मिल करके आपके अंदर यानी कि बॉडी के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र को करता है कंप्लीट। ठीक है। जिस तरह से मोटर करता है, धरती के नीचे से पानी खींचता है और उसको ऊपर भेजता है, वैसे ही हृदय क्या करता है, हार्ट क्या करता है, इस शरीर के अलग अलग भाग से रक्त को ग्रहण करके और उससे शरीर के अलग अलग भाग भाग में भेजता है। ये काम रखता है रक्त का, यानी पूरे हार्ट का। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में सबसे पहले। चलिए सभी लोग लिखिएगा सबसे पहले रक्त का परिभाषा एक बार। लिखिएगा। सबसे पहले बोलेगा कि रक्त क्या है ना? एक प्रश्न आता है इसमें, रक्त क्या है? तो आपको बोलना है कि रक्त एक तरल संयोजी, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो जो ऊतक है जो पदार्थों के परिवहन में, जो पदार्थों के परिवहन में, परिवहन में सहायक होता है। सहायक होता है। ठीक है। ये चीज है। अगर हम आगे की बात करें तो रक्त जो है दो चीज से मिलकर बना होता है। आप जो है देखे होंगे कि अगर हम रक्त को क्या करेंगे, एक थोड़े से परखनली में लेकर के ऐसे
है ना। रक्त को हमने जो है एक छोटा सा परखनली में ले लिया, ठीक है। और इस परखनली में लेकर के रक्त को इस तरह से मैंने कर बना लो इसको, एक छोटे से परखनली में लेकर के और रक्त को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा जब इसको गोल गोल घुमाएंगे ना, इस तरह से, जैसे अगर गोल गोल घूमेगा ही, ऐसा गोल घूमेगा पूरा स्पीड में, तो क्या होगा, ये दो भाग में टूट जाएगा। समझ में आया ना। ऐसे कैसे समझिएगा, कौन कौन रहेगा। एक ऊपर का पीला पीला लेयर आ जाएगा, है ना, और एक नीचे का जो लेयर रहेगा वो नीचे ब्लड के सेल का रहेगा। ये दो भाग में अलग अलग बढ़ जाएगा। समझ में आया ना। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इसका लिक्विड पार्ट है ना। ऊपर वाला क्या है, इसका लिक्विड पार्ट है। और नीचे वाला क्या है, तो इसका ये सॉलिड पार्ट है। समझ में आया ना। तो लिक्विड पार्ट ऊपर हो गया, सॉलिड पार्ट ऊपर नीचे हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रक्त को दो भाग में बांट सकते हैं, एक तरल भाग और दूसरा सॉलिड यानी कि ठोस भाग। ठीक है, तो आप लिखिए इसको, रक्त रक्त दो भाग में, रक्त को दो भाग में बांटा जाता है ना। तो लिख दीजिएगा सभी लोग, रक्त को दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग बांटा जाता है, ठीक है। पहला ए भाग है उसका तरल भाग, इसको बोलते हैं लिक्विड पार्ट। बी में है इसका ठोस भाग, बोलते हैं सॉलिड पार्ट। इस तरह से अगर हम सबसे पहले तरल भाग की बात करें, इस तरह से लिखिएगा, सभी से पहले हेडिंग दीजिएगा तरल भाग, है ना। तरल भाग लिखिएगा सब लोग, यानी लिक्विड पार्ट। ऐसे देखिए, रक्त का जो तरल भाग होता है ना, उसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो आप सबसे पहले लिख दीजिएगा डायरेक्टली इसमें कि का तरल भाग, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ना। आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो आप इसको डायरेक्टली बोलिएगा प्लाज्मा, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि पूरे रक्त में, चूंकि क्या है कि आप ध्यान से देखिएगा इसमें कि चूंकि रक्त में बहने के गुण होता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर लिक्विड पार्ट ज़्यादा होगा सॉलिड पार्ट से, क्योंकि बह तभी रहा है ना। अगर वो बह रहा है इसका मतलब कि उसमें लिक्विड पार्ट ज़्यादा है सॉलिड पार्ट के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो है इसमें लिखेंगे पॉइंट, इसमें आपको फैक्ट जानने को मिलेगा कि रक्त का 55% भाग जो है प्लाज्मा से मिलकर बना है। लिख दीजिएगा आप इसमें कि रक्त का 55% भाग प्लाज्मा प्लाज्मा से मिलकर बना है, मिलकर बना है। समझा ना। यानी 55% भाग जो है क्या कहलाएगा, तो उसमें आएगा आपका प्लाज्मा। जैसे कि अगर मैं अपनी बॉडी से अगर मान लीजिए कि 100 ml मैंने ब्लड निकाला, ठीक है, तो उस 100 ml ब्लड में से 55 ml हम में से निकलेगा क्या, प्लाज्मा, और बाकी 45 ml निकलेगा ठोस पार्ट, उसका सॉलिड पार्ट। जो हम आगे बढ़ेंगे उसको रक्त कोशिका बोलते हैं। समझ है ना। ऐसा तो ये होती है प्लाज्मा का। अब हम इसको लिखेंगे आगे
प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है उसको जान लेते हैं। तो लिखिएगा सब। प्लाज्मा, प्लाज्मा में या प्लाज्मा का 90% भाग, 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 7% प्रोटीन हो गया, 0.18% ग्लूकोज तथा बाकी अकार्बनिक पदार्थ, बाकी अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये प्लाज्मा का कंपोजिशन है ना। प्रश्न आपको दो तरह से आएगा, इसमें बोलेगा कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाएगा, तो आपको डायरेक्टली बताना है प्लाज्मा। बोलेगा कि प्लाज्मा जो है रक्त का कितना प्रतिशत होता है, तो 55%। फिर आपको बोलेगा कि प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है, तो जल होता है आपका 90%। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं बस, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ये ऐसे। हाँ, अगर और डिटेल से पूछ दे आपको तो इसमें ज़्यादा बस इतना ही होगा और यही पूछेगा आपसे। ठीक है, 1 मिनट कहाँ चला गया भाई। चलिए, तो इस तरह से हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अब है रक्त का ठोस भाग। ठीक है ना, हम लोग इसमें रक्त का ठोस भाग देख लेते हैं। प्लाज्मा, हाँ ठोस भाग लेते हैं। चलिए लिखिएगा इसमें ठोस भाग। देखिए इसमें ठोस भाग, ठोस भाग यानी सॉलिड पार्ट। ठीक है, देखिएगा रक्त का ठोस भाग रक्त के आयतन का 45% होता है। 45% होता है जिसमें जिसमें रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं होते हैं। है ना, ऐसे रक्त का ठोस भाग तीन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और कौन कौन रहेगा समझिएगा इसमें। देखो, तीन तरह की कोशिका से मिलकर बने रहेगा रक्त की ब्लड, जो ठोस भाग होता है। देखो मैंने बताया आपको कि जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.18% ग्लूकोज होता है, बाकी शेष अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, फिर बट जो ठोस भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग रक्त नलिकाएं, रक्त कोशिकाएं बोलेंगे उसको। रक्त कोशिकाएं रहेगा, और इसमें तीन प्रकार की कोशिका रहेगा। ठीक ना, और कौन कौन रहेगा समझिएगा। पहला इसमें रहेगा लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं बोल देते हैं इसको। इसको हम लोग शॉर्ट में आरबीसी के नाम से जानते हैं, आरबीसी हो जाएगा। दूसरा है इसमें
श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम लोग जो शॉर्ट में बोलते हैं WBC, ठीक है। और तीसरा आपका है प्लेटलेट्स। समझ ना, ये तीन तरह के हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, जो रक्त का ठोस भाग बनाते हैं, ठीक है ना। रक्त जो है दो भाग से बना है, एक ठोस भाग, एक द्रव भाग। तो ठोस भाग में बताया गया कि तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी, और द्रव भाग को आप तो जान ही लिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग जो है एक एक करके तीनों को पढ़ लेते हैं, और तीनों के तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझा ना। तो पहला चीज़ है इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसमें इसमें लिखिएगा पहला में लाल रक्त कोशिकाएं, और इसको हम लोग जो है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे उसको RBC के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको बोल देंगे RBC, इस तरह से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। चलिए सीखते हैं इसमें। देखिएगा, यह रक्त का महत्वपूर्ण घटक है, यह रक्त का महत्वपूर्ण घटक है है यह रक्त का महत्वपूर्ण घटक है, जिसका रासायनिक नाम, जिसका रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, रासायनिक इरिथ्रोसाइट्स होता है। बोलेगा कोई कि बताइए RBC का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बता देना है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना, समझ में आया ना, ऐसा। अब इसमें इसको दो चार पॉइंट है जिसको लिख देना है हम लोगों को, है ना। तो लिखिएगा इसमें RBC का लाल रंग, का लाल रंग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, की उपस्थिति के कारण, के कारण होता है, कारण होता है। क्लियर इतना। हीमोग्लोबिन को अगर हम ध्यान से तोड़ेंगे इसको दो भाग में, देखिएगा इसको ध्यान से अगर देखा जाए इसमें, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, ये दो चीज से बनल है, अगर ध्यान से देखेंगे दो चीज से बनल है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन, है ना। हीम और ग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन, जिसमें से हीम का अर्थ होता है लोहा। हीम का अर्थ क्या हुआ, लोहा। तो कोई बोलेगा कि बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा हो जाएगा, है कि नहीं। तो लोहा पाया जाता है, और लोहा के कारण ही इसमें लाल रंग आता है, क्योंकि लौह ऑक्साइड, लोहा जब ऑक्साइड से मिलता है ना, तो उसमें उसको लाल रंग प्रदान करता है। ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो इस प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में, समझा ना। तो ग्लोबिन प्रोटीन को यकृत बनाता है, और यही ग्लोबिन प्रोटीन और ये हीम दोनों आपस में मिलता है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, समझा ना। तो हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, क्योंकि उसमें लोहा पाया जाता है, लोहा के कारण लाल रंग होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन का भी रंग क्या होगा, लाल।
और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट है जिसको हम लोग रंजक बोलते हैं, और इसी रंजक के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। समझा ना? अगर आरबीसी ना हो रक्त में तो हमें रक्त जो है लाल नहीं दिखेगा। क्लियर इतना हो गया? चलिए इतना हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट, इसमें बहुत सारा पॉइंट है तो इसमें एक एक करके पॉइंट लिखते चलेंगे हम लोग। इसमें इसके अंदर पहला लिखते हैं हम लोग कि आरबीसी का, देखिए आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जीवन काल 120 दिन होता है, यानी एक जो आरबीसी है वह 120 दिन तक जीता है, उसके बाद मरेगा। तो अब हम लोग को ये जानना है कि आरबीसी बनता कहाँ है और मरता कहाँ है, यानी उसका जन्म कहाँ होता है और आरबीसी मरता कहाँ है। ठीक है ना? तो अगले पॉइंट में हम इसको कवर कर लेते हैं और लिख दीजिएगा कि आरबीसीज लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में बनता है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है, तथा प्लीहा, जिसको ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, तथा प्लीहा में इसकी मौत हो जाती है, है ना? यानी प्लीहा में इसकी मौत हो जाती है। प्लीहा जो है ना, प्लीहा को हम लोग जो है ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, समझा ना? तो ब्लड बैंक के नाम से जानेंगे प्लीहा को, या फिर इसको हम लोग जो रक्त के कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं इसको। तो आरबीसी बने कहाँ पे? लाल अस्थि मज्जा में, और मरे कहाँ पे? तो मरेगा प्लीहा में। ठीक है? प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक, क्योंकि और ये भी ये पता करना है आप लोगों को कि बचपन की उम्र में, यानी जब बच्चा जो होता है ना, उसके अंदर जो है ब्लड कहाँ संचित रहता है, ब्लड कहाँ से बनता है, तो ब्लड का निर्माण भी प्लीहा से होता है। ठीक है ना? हमेशा याद रखिएगा, बचपन की अवस्था में। ये हो गया आपका इतना। अगर हम इसकी बात करें तो 4 से 5 लाख के आसपास इसकी मात्रा होनी चाहिए, मतलब कि 1 ml में, 1 ml अगर ब्लड है तो उसमें इसकी जो संख्या होती है आरबीसी का 4 से 5 लाख के आसपास होती है। हाँ, फिर अगर हम बात करें आगे तो आरबीसी में जो है ना केंद्रक नहीं पाया जाता है आरबीसी में, है ना? वयस्क आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। खरीद दीजिएगा इसमें, एक वयस्क आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक ना? में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऐसा देखिए। लेकिन इसका अपवाद है, इसका अपवाद ये है कि 2 जानवर है ना? 2 जानवर है, एक का नाम है, आप बताता हूँ तुरंत, एक का नाम है ऊंट और दूसरा नाम है लामा, है ना? ऊंट और लामा एक ऐसे जानवर है, इसके आरबीसी में ना, इसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, इसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। समझा ना? यानी कि ऊंट और लामा के जो जानवर है उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी भी जो स्तनधारी प्राणी है उसमें उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। समझ में ना इतना? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, इस ये बनता है लाल अस्थि मज्जा में, मरता है कहाँ? प्लीहा में,
है ना। एक वयस्क आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा बंदर ऐसा है जिसमें केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में। ठीक है ना, इतना हो गया। अब आगे पढ़ेंगे, इसमें देख लेते हैं। अगर कोई बोलेगा, जैसे देखिए, आप ध्यान से देखते चलिएगा इसको, बताइए अगर हीमोग्लोबिन बना है किससे? हीमोग्लोबिन बना है लोहा से, और यानी कि लोहा से बना हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से बना है आरबीसी, और आरबीसी से मिलकर बना है ब्लड। तो हम अगर कहेंगे कि लोहा की कमी, लोहा की कमी, या फिर बोलेंगे हम हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, या फिर बोल देंगे हम आरबीसी की कमी, है ना, या फिर बोल देंगे हम रक्त की कमी, रक्त की कमी से ये सब की कमी हो गई ना, तो एक बीमारी होगा जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया रोग होता है, ये चीज है ना। लोहा कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन कमी हो जाए, आरबीसी कमी हो जाए, या रक्त की कमी हो, ये सबसे एक बीमारी होगा जिसका नाम है एनीमिया। तो हमेशा याद रखिएगा, ये भी जो है करीब करीब पूछता ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा इसमें। आरबीसी के बारे में आई थिंक इतना ही रहेगा, है ना। और भी हम लोग जो डिटेल्स है इसके बारे में जानेंगे ही। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, ये तो महत्वपूर्ण काम था, एक रह ही गया इसका। देखिए, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। यह जो है श्वसनीय गैसों के परिवहन में सहायक होता है। ठीक ना, इसको नहीं देंगे। आरबीसी, आरबीसी O2 एवं CO2 के परिवहन में सहायक होता है ना। हालांकि जो इसके इसको जो है अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली उससे भाग लेता है हीमोग्लोबिन ही। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन में सहायक होता है। समझ आ गया ना। तो ये थे आरबीसी के बारे में। आई थिंक आरबीसी के बारे में आपको आपके लेवल के लिए, यानी कि क्लास 10 तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है। तो ये आरबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, इसको उतार लीजिए बढ़िया से। कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए, तो आरबीसी के बारे में आई थिंक जान गए आप लोग। अगर इसको अच्छे से देखना हो तो देख लीजिए फिर से। आरबीसी क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है। हाँ, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये कभी कभी पूछ देता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आरबीसी का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होगा, है ना। हीमोग्लोबिन लाल रंग क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अंदर देखिए हीमोग्लोबिन दो शब्द से बना है, एक है हीम, दूसरा ग्लोबिन। ठीक है, हीम का अर्थ होता है लोहा, ठीक है, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, और इस ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, ऐसा, और दोनों मिलते हैं आपस में तो हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन का लाल रंग मैंने बताया कि लोहा कारण होता है, क्योंकि है ना, लोहा से जब ऑक्सीजन मिलता है, बेसिकली क्या होता है समझिएगा, बेसिकली क्या होता है इसमें, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वह अगर भिड़ता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है HbO2, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक ना। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो रेड होता है, इसलिए हमारा ब्लड का रंग कैसा होता है, रेड। समझा ना। केवल अगर बोल देगा हीमोग्लोबिन तो भी मान्य नहीं रहेगा। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेन रीजन है ब्लड के लाल रंग का होने का। ठीक है। फिर इसमें हम लोग जान लिया, बढ़िया से जाना इसको।
कि 120 दिन जीता ही, है ना। बनता कहाँ है, तो लाल अस्थि मज्जा में, और मरता कहाँ है, तो पलीहा में। पलीहा को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, है ना। एक वयस्क आरबीसी जो होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी आरबीसी जो है केंद्रक विहीन होता है, इसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें दो अपवाद आते हैं, एक ऊंट और एक लामा। अगर बोलेगा कि ऊंट के आरबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो लामा एक बंदर का नाम है, बंदर की प्रजाति है। तो उस दोनों में जो है आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लोहा की कमी अगर बोल दे, हीमोग्लोबिन की कमी बोल दे, आरबीसी की कमी बोल दे, रक्त की कमी बोल दे, ये तीनों आपस में संबंधित है। अगर लोहा की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी होगा ही। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो आरबीसी की कमी होगा। आरबीसी की अगर कमी कमी हो गया तो रक्त की कमी हो जाएगा। और सबसे अगर बोलेगा तो आपको एक ही रोग होगा जिसका नाम है एनीमिया, यानी एनीमिया बीमारी होगा, समझा ना। इसको हम लोग हिंदी में अरक्तता के नाम से भी जानते हैं, अरक्तता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एनीमिया बोलिए इंग्लिश में, या हिंदी में बोल दीजिए अरक्तता। क्लियर है ऐसा। आरबीसी एक और महत्वपूर्ण काम करता है, वो भी किसके उपस्थिति के कारण, तो मेनली रूप से होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। O2 और CO2 के परिवहन में सहायक होता है, यानी श्वसनीय गैसों का परिवहन में सहायक होगा कौन, आपका आरबीसी, ठीक है। तो इतने सारे कार्य, ये सब चीजें हम आई थिंक पढ़ लिए आरबीसी के बारे में। अब है डब्ल्यूबीसी की बारी, तो दूसरा हेडिंग दीजिएगा सभी लोग बढ़िया से। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिकाएं बोलिए, या इसको कोशिकाएं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इसका हो जाता है वाइट ब्लड कार्पोरस्कल्स, है ना। तो कणिकाएं जब कोशिकाएं होता है तो इसको सेल से बोल देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। बट इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देंगे, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देंगे डब्ल्यूबीसी, इस तरह से, ठीक है ऐसा। इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट्स, इसका रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। इसमें आरबीसीज के कण नहीं पाए जाते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इसमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बिन जैसा कोई वर्णक, कोई वर्णक नहीं पाए जाते हैं, कोई वर्णक नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से, इस कारण से ये रंगहीन होते हैं। रंगहीन यानी कलरलेस, समझा ना, कलरलेस, रंगहीन होते हैं। बोलेगा डब्ल्यूबीसी कैसा होता है, तो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है ना। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो बोल दीजिएगा आप लोग ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ऐसा हो जाएगा। अब समझिए, देखिए आरबीसी का तो अपना एक आकार होता है, और कैसा आकार होगा, तो जैसे गोल मिट्टी बना करके उसमें अगर उंगली से ऐसे करेंगे, प्रेस करेंगे, तो जो आकृति बनेगा वैसा आकार का होगा किसका, तो आरबीसी का। लेकिन डब्ल्यूबीसी का कोई अपना आकार नहीं होता है, ये अमीबा की तरह ही अनियमित आकार के होते हैं, अनिश्चित आकार होता है। तो ले दीजिएगा इसमें डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी का आकार
आकार अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है, जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, जीवन काल देखिए कहीं कहीं आपको इस समय देखने को मिलता है 3 से 4 दिन, और कहीं कहीं जो है 10 से 12 दिन भी देता है। तो इसको बस इसी के आसपास इसका जीवन रहता है। तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं 3 से 4 दिन ही मैक्सिमम जगह यही देखने को मिलता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, का होता है। समझ ना। डब्ल्यूबीसी भी बनता है बाबू आपका इसमें लाल अस्थि मज्जा में ही। तो लिख दीजिएगा डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, निर्माण में लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। है ना। यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, वो भी मरता है वहीं पे, यानी प्लीहा में जाकर के। ये चीजें हैं। अब मेन इसका चीज समझाते हैं हम लोग, काम क्या है। देखिए डब्ल्यूबीसी जो है ना, वो बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है। इसमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाएगी, ठीक ना। जिसमें से एक हो गया आपका न्यूट्रोफिल, है ना, मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। न्यूट्रोफिल हो गया, फिर एक हो गया मीसोफिल, ये मेसोफिल बोलते हैं, समझ ना। फिर इसमें आ गया आपका ल्यूकोसाइट्स तो है ही, इसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। ऐसे ही बहुत सारे कण होते हैं, कोशिकाएं होती है जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है। और ये सभी जो कोशिकाएं हैं एक काम करती है, बॉडी का इम्यूनो सिस्टम, जिसको बोलते हैं डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का बनाने का काम करता है, जिससे कि हमारे शरीर को जो है बैक्टीरिया वायरस से सबसे सुरक्षा मिले। ठीक है ना। तो इसका मेन काम जो लिख दीजिएगा इसमें, अगला हम पेज ले लेते हैं इसमें। देखिएगा डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य, कार्य प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कर, का निर्माण कर कर मानव शरीर को, कर मानव शरीर, मानव शरीर का जीवाणु, जीवाणु वायरस एवं जीवाणु वायरस या रोगों से रक्षा करना। ठीक ना। ये डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य रहेगा, समझा ना। तो डब्ल्यूबीसी रंगहीन होगा, इसका रासायनिक नाम होगा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोसाइट्स, समझा ना। और कलरलेस रहेगा, इसका आकार निश्चित रहेगा। हाँ लेकिन एक चीज़ और, डब्ल्यूबीसी के जो कोशिका होगा ना, उसमें जो है केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, तो लीजिएगा कि डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, समझा ना। डब्ल्यूबीसी की कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गया इतना।
तो ये हो गया बाबू आपका WBC का। तो आई थिंक WBC कंप्लीट हो गया होगा। इस तरह से हमने ना WBC के बारे में पढ़ लिया। तो दो चीज़ पढ़ लिए हम लोग, और अब तीसरा की बारी है ना। तीसरा भी लिख दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा सभी लोग, प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं। प्लेटलेट्स, ठीक है। और इसको हम लोग जो है बिम्बाणु बोलते हैं, है ना। प्लेटलेट्स या हिंदी में बोल देते हैं बिम्बाणु, रक्त बिम्बाणु, रक्त बिम्बाणु के नाम से जानेंगे। और प्लेटलेट्स बोल देंगे इसको। इसका रासायनिक नाम की अगर बात करें हम, तो लिख दीजिएगा सभी लोग, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। देखिएगा इसमें, इसका रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ठीक है। इसका आकार अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है, ऐसा ये हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका मेन काम ही है, इसका मेन काम रहेगा आपका कि रक्त कटने पर ना रक्त के थक्का बनाने में मदद करे। तो लिखिएगा प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना, रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है, थक्का बनाने में मदद करना है। ये प्लेटलेट्स रहेगा। और प्लेटलेट्स का भी निर्माण जो है आपका होता है अस्थि मज्जा के अंदर ही। तो जितना भी तीनों है मेरे रूप से समझिए कि यही था आपका, है ना। हम लोगों ने तीनों के बारे में पढ़ लिया अच्छे तरह से। तो RBC WBC पढ़ा दी हमने आपको, और इसको अच्छे से 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा बढ़िया से। रक्त को मैंने पढ़ाया आज, है ना। रक्त तरल संयोजी ऊतक है जो परिवहन में सहायता करता है। 2 भाग बांटेंगे इसको, तरल भाग, ठोस भाग। तरल भाग प्लाज्मा कहलाएगा, ये 55% होता है ना। 90% का जल होता है। इस तरह से हम लोगों ने फिर ठोस भाग के बारे में पढ़ा, RBC WBC और प्लेटलेट्स, है ना। इसको अच्छे से आप रिपीट करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इसको बार बार रिपीट करके इसको याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। कल हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।